इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट देखें। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की ज़मीन, जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहूमा के नाम पर भागे पट्टी साल के 500 रुपये किराए से की गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे हुकूमत में, अपनी पत्रकारिता का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये ज़मीन हासिल की है। उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यंदों से ये काम करना कि 500 रुपये में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की ज़मीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फ़ायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडोवी प्रेयर पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खत्मों पर बैठेंगे, ये पूरी ज़मीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी उनका, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूँ। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है, इम्तियाज जलील ने किया है। तो दलाली करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की, ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जागना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडोगी की, वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने एक और कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता, मैं बताता हूं, ये तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी। एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं, तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था,
आप किसकी मदत कर रहे थे? मी गेल्या 10 वर्षापासून माझ्या या मतदारसंघात काम करीत आहे आणि मी मतदार नोंदणीचे फार मोठं काम केलेले आहे. माझी ही भावना आहे, माझा हा पक्का विचार आहे की इम्तियाज जलीलने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी MIM पक्षाकडून माझा तिकीट कापलं आहे. म्हणून मला इम्तियाज जलीलबद्दल बोलावं लागणार. ते जे कट करत आहे ते मला सांगावं लागणार आणि आमची लढत भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अतुल सावे यांच्या विरुद्ध आहे. आम्ही हे निवडणूक जिंकणार. डॉक्टर साहेब, 97 डॉक्युमेंट्स तुम्ही आता दिलं, त्यांच्याबरोबर 10 वर्ष काम केलं, त्यावेळेस तुम्हाला हे माहिती नव्हतं का? आज तुमचे म्हणणं अगदी बरोबर आहे. काही बाबी आम्ही अंतर्गत पक्षामध्ये सांगितलेले आहे. मी हे डॉक्युमेंट बॅरिस्टर असुद्दीन साहेबांना सुद्धा दिलेलं आहे. मी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगितलेले आहे. मला माहीत आहे अंबादास दानवेला मतदान करण्यासाठी काय झाला. मला माहीत आहे विधानसभा में युति कशी तोड़ण्यात आली. वंचित बहुजन, आप देखने का अधिकार हर एक को है भाई. हम थोड़ी बोल सकते ख्वाब मत देखो. नहीं, क्या बोले? समझा नहीं. कौन सा सफर? औरंगाबाद से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई का हैदराबाद का? सेंसलेस यहाँ से दिल्ली गए, उसके बाद भाई कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया. इम्तियाज जलील के दबाव में ब्लैकमेलिंग में आ गए. फिर मैंने अबू आसिम साहब से बात की. अबू आसिम साहब ने गले लगाया, मदद की. वैसे भी समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरी बड़ी पार्टी है. उनके पास 45 खासदार है, 125 MLA है और भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी है. कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की है. समाजवादी पार्टी नंबर 3 की है. अबू आसिम भाई से मेरे पुराने रिश्ते हैं, ताल्लुकात है, अच्छा इंसान है. उन्होंने मुझे भी फॉर्म किया. अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, अभी देना बहुत मुश्किल है. इस वास्ते कि आज की डेट में बिहार में 1 MLA है, महाराष्ट्र में 2, हैदराबाद में 7 MLA और 1 MP, बाकी कॉर्पोरेशंस में है. MIM का नंबर काफ़ी नीचे है. अरे भाई, सब बातें तुमको बता देंगे तो सामने वाले होशियार नहीं होंगे क्या? अरे भाई, तुम अजमत पठान ऐसा सवाल क्यों पूछ गए यार? देखो, मैंने वही बताया. मैं एक बात मानता हूँ, जमहूरियत में हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है. अगर कोई उम्मीदवार आज़ाद खड़े रहता है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जाके उसको गुजारिश करूँ, समझाऊँ. ये बोलने का कि तू पैसे खा के खड़ा बोल, गलत बात है. तो मेरा ये कहना है कि तुमने जो 5 पार्लियामेंट के कैंडिडेट खड़े करे थे तो फिर हमने क्या बोलना. मैं हर अपक्ष उम्मीदवार या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार जो मुसलमान है उसको हक है ना भाई. अगर उसको हक नहीं है तो तुम कौन होते उसका हक छीनने वाले. और मेरी अप्रोच ये है कि उनको जाके समझाना चाहिए, मनाना चाहिए. और इसके बावजूद भी अगर उनको करना चाहिए तो करें. जब MIM पार्टी कुछ नहीं होते हुए पूना में उम्मीदवार देगी, 807 वोट देगी, साउथ सेंट्रल बॉम्बे में देगी, तो उस वक्त ये तत्व तुम्हारा कहाँ गया था? मैंने नहीं कहा भाई, ये इम्तियाज जलील का कहना है. इम्तियाज जलील का कहना ऐसा रहता, हमने किए तो सब माफ, किसने कुछ किया तो फिर पैसे खाया. खाए छोड़िए, ये बात उनकी जवाब दे. समाजवादी पार्टीकडे किती दिवस आता सीट दिए गए, आप भी कार्याध्यक्ष थे, प्रदेश कार्याध्यक्ष, आपने विरोध नहीं किया या आपकी बात नहीं सुनी? समझे मैं क्या बोले? जब ये टिकट बांटे गए, आप पद पे थे. देखो भाई, बहुत सारी चीजें कागज पे होती हैं, बहुत सारी चीजें अंदर से सेट होती हैं. हमको तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा वक्त भी हम पर आएगा
कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमको 3 मिनट की बात भी नहीं कर सकेंगे। 21 सितंबर को मैं गया दारुसलाम साहब की गाड़ी के पास खड़े के हाथ जोड़ के बोला, साहब मुझे 5 मिनट विधानसभा के बारे में बात करने का है। उन्होंने कहा मैं स्कूल के फंक्शन को जाएगा, शाम में मुशायरे में आ जाओ, और हैदराबाद का मुशायरा तुमको मालूम नहीं होगा और दावत भी मालूम नहीं होगी। वो क्या होता, 10 बजे शुरू होता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप आपकी बात इससे पहले कह चुके और अभी भी हम लोग सब मानेंगे आपने कितना अन्याय हो। मेरा पर्टिकुलर सवाल था, जब ये हमको बताया ही नहीं गया, ये डिसीजन मेकिंग आपने विरोध किया था या आपको मालूम नहीं था? हमको पूछा ही नहीं गया। हमने विरोध भी किया था, मालूम भी नहीं। हम क्यों नहीं मालूम, ये फैसले कुछ इस अंदाज में किए गए कि हमको तो समझ में भी नहीं आया। हम तो समझ गए थे फैसले ऐसे कर गए ये कि सब दरवाजे हमारे बंद करके विक्रय करने वाले थे। अब आप पूछिए। कॉन्फ्रेंस में आप मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं, क्या आपको चुन के आने के लिए दूसरे समाज के वोटों की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है जब ऐसा? से हम आए बस मुस्लिम की बात चल रही है। नहीं, देखिए नहीं सुनो, देखिए अभी कुछ जो क्लासेस है हमारे समाजवादी पार्टी के जो बहुत से एमपी है, हम उनको बुला रहे हैं। एमआईएम में जब मैं था, दूसरे समाजों के पास जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, मगर अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं हर आदमी के पास जा सकता हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं। एमआईएम में जिनसे पर्सनल रिलेशन थे वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे, जिससे पर्सनल रिलेशन नहीं थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के पास तकरीबन 37 एमपी है, उसमें से कई ओबीसी भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है। वो सब आएंगे, हम उनके माध्यम से उस बेल्ट पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, अभी 1, 2, 3 दीपावली की छुट्टियां थे, दीपावली का मौसम चल रहा था, हिंदू भाई दिवाली मना रहे थे, हम उनके पास इंशाल्लाह कल परसों से पहुंचेंगे। तीसरी बात, अभी चुनाव प्रचार का काम कायदे से शुरू नहीं हुआ है। हम बाजा बजा रहे हैं, दूसरे भी लोग बाजा बजा रहे हैं। निवडणूक की प्रक्रिया में विड्रॉल की डेट है 4 नवंबर। 5 नवंबर से सही प्रचार और सही रूपरेखा बनेगी। सर, एक प्रश्न, आप संदेश जरांगे पाटील आपले उमेदवार घोषित करणार आहेत 6 वाजता. तो उसके इंतजार में तो बैठे यार, तुम भी बैठे, हम भी बैठे। काय असेल? क्या आप चाहे भवानी कॉलोनी नगर और सिडको हरदोई में गए। एक मिनट, याला जोड उत्तर दे। ये भाई का जवाब देना। आपका क्या कहना है? मनोज जरांगे की लिस्ट में आपका भी नाम नहीं था। भाई हमने अपना केस उनके पास पुटअप किया, हमने हमारे तमाम बायोडाटा और एक्टिविटीज़ आदरणीय मनोज जरांगे साहब के पास दिए हैं। अब उनका फैसला क्या आता उसका भी इंतज़ार है। वो इंतज़ार आपको सबको है, मुझको भी है। सर, महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष समाजवादी पार्टी आहे आणि महाविकास आघाडीचे कॅन्डिडेट शेवाळे आहेत पूर्वमध्ये. तुम्ही पण स्वतंत्र लढत आहे. नेमकी अरे काय सिच्युएशन आहे? आपकी मालूमात कम है। अभी मैंने जो लिस्ट देखा ना, राजू वैद्य जो शिवसेना उबाटा के अध्यक्ष है, उनका नाम भी याद ही नहीं है। और पांडुरंग तायगे पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के, उनका नाम भी उनकी निशानी के साथ में है, यानी ये भी फॉर्म दिया गया है। ऐसा हो सकता है किसी जगह पर महाविकास की जो पार्टी के जो हिस्से हैं उनमें फ्रेंडली फाइट भी हो सकता मैं समाजवादी के साथ हूँ, ना एमआईएम के खिलाफ हूँ। मैं इम्तियाज़ जलील के खिलाफ हूँ, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब के खिलाफ हूँ। मैं अपनी पार्टी की ताई तब्बी भी करूँगा, मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चाहे मैं जमात में रहूँ या ना रहूँ। मैं इम्तियाज़ जलील के खिलाफ हूँ, क्योंकि उनके काम कोई भी ऐसे नहीं है जो हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए बने हो। मैं उनके खिलाफ हूँ। डॉक्टर साहब, अयोध्या से जो सांसद चुन के आए हैं उनको आप औरंगाबाद में प्रचार के लिए लाएंगे क्या? देखो ये फैसला मेरा शायद अबू आसिम आजमी करेगा। हमारे पास रऊफ भाई है जो समाजवादी के प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, हमारे पास फैसल खान बैठे हैं, पार्टी के जो जिम्मेदार है
जो रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्या दसो कटेंगे तो कटेंगे कि राजनीति औरंगाबाद में चल रही है, तो आप कैसे देखते हैं? क्या बोलेगी? कटेंगे तो कटेंगे कि राजनीति औरंगाबाद में चल रही है, तो आप कैसे देखते हैं? देखो भाई, ये कौन बोला बटेंगे तो कटेंगे? एक नारा चल रहा है शहर में। देखो, नारे देने वाले का जो उद्देश्य है ना, वो बोला मैं हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहता हूँ। मेरा उसके आगे जाके कहना है, हम सबको संगठित होना है इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में। हम सबको संगठित होना है अपने हुकूक के वास्ते। हम सबको संगठित होना है आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा खत्म करनी।